हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14 है। उस चैप्टर का नाम है पॉलीगॉन्स। क्या नाम है? पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स को हिंदी में कहते हैं बहुभुज। ठीक है, तो आइए उसके बारे में इसके क्वेश्चंस को लगाने से पहले इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं। उन बुनियादी बातों को अगर ठीक से हम जान जाएंगे तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन एकदम बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन एक सेकेंड में लग जाएगा, लेकिन ये तभी लगेगा जब इसकी बुनियादी बातों को थोड़ा हम समझ लेंगे। तो आइए इसकी पहले बुनियादी बातों को समझते हैं। पॉलीगॉन्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पॉलीगॉन्स कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो वो जानते हैं। देखिए, पॉलीगॉन्स की सबसे छोटी इकाई होती है कर्व। कर्व किसे कहते हैं? कर्व किसे कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। कर्व का मतलब ये हुआ जैसे कोई प्लेन सरफेस हो। प्लेन सरफेस हो। प्लेन सरफेस का मतलब ये होता है कि जिस पे हम कोई फिगर ड्रा आउट करें, ठीक है ना, जिस पे हम फिगर कोई बनाएं, तो हम किस पे फिगर बना सकते हैं? ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे बना सकते हैं। मान लीजिए कोई दीवार, उस पे बना सकते हैं। कोई कागज है, उस पे बना सकते हैं। धरती है, धरती पे बना सकते हैं। तो उसको प्लेन सरफेस कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन सरफेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो कर्व क्या होता है? जब किसी प्लेन सरफेस पर, ठीक है ना, यानी जब किसी तल पर हम पेंसिल से या पेन से क्या करते हैं? पेन को ऐसे रख करके आप इस तरह से क्या करते हैं? कोई फिगर, कोई चित्र ड्रा आउट करते हैं। कोई चित्र, कोई फिगर ड्रा आउट ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो दिख रहा है ना, ये जो धागा की तरह दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे? कर्व कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी पेंसिल से, किसी पेन से किसी तल पर, किसी प्लेन सरफेस पर जब हम बिना पेंसिल, बिना पेन उठाए कोई फिगर ड्रा आउट करते हैं, कोई फिगर बनाते हैं, तो ये जो बनता है, जो पतली सी धागा से जो दिख रहा है ना, इसी को हम कर्व कहेंगे। ठीक, कर्व समझ में आ गया। अब देखिए, कर्व क्या होता है? कर्व दो प्रकार से होता है। एक ओपन कर्व होता है और एक क्लोज्ड कर्व होता है। ओपन कर्व क्या होता है? ध्यान से देखिए, ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व यहाँ लिखते हैं, ओपन ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व वो होता है जब हम किसी पेंसिल से या पेन से कोई फिगर ड्रा आउट करते हैं, तो फिगर ऐसे बनाते हुए चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? ऐसे बनाते हुए बिना बनाए चले जाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और इसकी एंडिंग पॉइंट कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। जैसे मैंने ऐसे खींच दिया, तो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जैसे ऐसे मैंने खींच दिया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए था, एंडिंग पॉइंट ए है, तो ये कभी मिला क्या? नहीं मिला ना। तो इसको हम कहेंगे ओपन कर्व। क्या बोलेंगे? ओपन कर्व। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया ना। अब देखो, हम क्लोज्ड कर्व समझते हैं क्या होता है। क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व क्या होता है? मतलब ये है कि जब कोई हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, जब कोई फिगर हम बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम ऐसे बनाते बनाते जाते हैं और ऐसे आकर फिर उसी पॉइंट पे मिल जाते हैं। यानी कि क्लोज्ड कर्व में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट, इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह आकर के मिल जाए, तो वो होता है क्लोज्ड कर्व। क्या होता है? क्लोज्ड कर्व। जैसे ये समझ में आया ना? तो क्लोज्ड, अब जैसे ऐसे की हुआ, ए आकर के फिर ए मिल गया, ये क्या होगा? ये क्लोज्ड कर्व हो गया। कौन सा कर्व हो गया? क्लोज्ड कर्व। ये ऐसे करके ऐसे कौन सा कर्व हो गया? क्लोज्ड कर्व। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट यहीं आकर के मिल गया। मिला कि नहीं मिला? ऐसे ये कौन सा कर्व हो गया? ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ये कौन सा कर्व हुआ? ये कौन सा कर्व होगा? ये क्लोज्ड कर्व होगा। ये क्लोज्ड कर्व हुआ जो
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही जगह आकर के मिल जा रहा है, तो वो क्लोज्ड कर्व हुआ। दिमाग में बैठाओ इस बात को। ठीक, अब समझते हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक, सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होता है जो जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह तो मिले, लेकिन कभी वो अपने आप को कभी कहीं इंटरसेक्ट ना करे, प्रतिच्छेद ना करे, उसको कहीं काटे ना। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये फिगर हो गया, हमने इसको ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे मिला दिया, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो आकर एक जगह तो मिल जा रहा है, लेकिन ये जब हम स्टार्ट ऐसे कर रहे हैं बनाना, तो इसका कर्व जो अपने आप को एक जगह यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दे रहा है, काट दे रहा है। ये क्या कर रहा है? काट दे रहा है। तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं कहलाएगा। सिंपल क्लोज्ड फिगर ये कहला सकता है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आगे मिला, लेकिन ये धागा कहीं अपने आप को कहीं काटा नहीं काटा। इसमें देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आगे तो मिला, लेकिन ये जो फिगर है ना, ये अपने आप को एक जगह यहाँ काट दे रहा है, काट दे रहा है ना, इंटरसेक्ट कर दे रहा है। तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड फिगर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक जगह आके मिले, लेकिन वो जो धागा है, वो कर्व जो होता है, वो अपने आप को कहीं काटे ना, तो वो सिंपल क्लोज्ड फिगर कहलाता है। क्लियर? ये बात दिमाग में बैठाओ। अब आते हैं पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पॉलीगॉन्स, देखो पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं। पॉलीगॉन्स देखो POLYGONS, पॉलीगॉन्स को हिंदी में मैंने बताया था ना, इसको कहते हैं बहुभुज। तो देखो सिंपल क्लोज्ड फिगर से बनी हुई आकृति, सिंपल क्लोज्ड फिगर से बनी हुई आकृति ही क्या कहलाता है? पॉलीगॉन्स कहलाता है। फिर से ध्यान सुनो, सिंपल क्लोज्ड फिगर से बनी हुई आकृति ही क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। वो जो धागा दिखता है, यानी जो उसमें लाइंस दिखता है, रेखा दिखता है, वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। जैसे अभी देखो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर है ना, वो है, बिल्कुल है, इंटरसेक्ट नहीं कहीं कर रहा है, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह मिल जा रहा है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट है क्या? लाइन सेगमेंट नहीं है। तो ये सिंपल क्लोज्ड फिगर तो है, लेकिन पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। पॉलीगॉन के लिए स्ट्रेट लाइंस उसमें चाहिए, भुजाएं चाहिए, उसमें साइड्स चाहिए। जैसे ऐसे करके ऐसे बन गया, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर यहाँ से मुड़ा है तो यहाँ से यहाँ स्ट्रेट है, सीधा है, फिर यहाँ से यहाँ मुड़ा है तो ये स्ट्रेट है। तो यानी कि साइड्स, अब इस स्ट्रेट लाइन को हम साइड से इसमें कहेंगे, साइड्स होनी चाहिए, इसमें साइड्स नहीं है। ये घुमा हुआ है, इसमें रेखा है, ये जो ये दिख रहा है ना धागा, घुमा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सिंपल क्लोज्ड फिगर से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। लेकिन सिंपल क्लोज्ड फिगर में साइड्स दिखना चाहिए हमें, ठीक, तो उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। अब 100 की सीधी बात यह है, क्लास 6 में बताया गया था, मैं कैसे बताया था क्लास 6 में, कि डायरेक्ट ऐसे समझो, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक ठाक एकदम ऐसे याद रखो, बल्कि ठीक है, 3 या 3 से अधिक घिरी हुई भुजाओं को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो जाए, चाहे 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो जाए, चाहे 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो जाए, चाहे 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो जाए, मतलब उसी को हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन्स कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस ध्यान रहे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी न करे। ठीक, बात समझ में आया ना? जैसे ये क्या है, कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 4 साइड से, 4 साइड से घिरी हुई आकृति है। हमने ऐसे किया, ये साइड से 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 लाइन से घिरी हुई है, 1 2 3 4 5 6 लाइन से घिरी हुई है, लेकिन कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो ऐसे है। डायरेक्ट पॉलीगॉन्स का डेफिनेशन कैसे याद करोगे? 3 या 3 से अधिक घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन्स के प्रकार के बारे में। पॉलीगॉन्स के प्रकार के बारे में, पॉलीगॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखो, अगर अच्छा इसके पहले ये दो शब्द दिया है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। जैसे ऐसे कोई मान लो आकृति दे रखा है, ठीक है, इस तरह से कोई पॉलीगॉन दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर एंगल का मतलब ये अंदर की एंगल, इस आकृति के अंदर के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं। याद कर लो, इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, बाहर के एंगल। जैसे इधर से पकड़ लेंगे हम, तो कोई भी लाइन सेगमेंट हम आगे तक बढ़ा सकते हैं ना अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, जरूरत पड़ा तो आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ तक आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ एंगल बना कि नहीं बना। इसको हम आगे तक ऐसे बढ़ा दें तो एंगल बना कि नहीं बना। इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ एंगल बना कि नहीं बना। इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ एंगल बना कि नहीं बना, एंगल बना ना। तो अब ये बाहर हो गया, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, ठीक है। तो ये बाहरी एंगल हो गए सब, और अंदर के जो हो गए ये इंटीरियर एंगल हो गए, ये आंतरिक एंगल हो गए, अंदर के एंगल हो गए। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को समझ लेना, क्योंकि बार बार इसकी चर्चा है। जब भी कुछ बोला जाएगा तो एक्सटीरियर इंटीरियर बोलना पड़ेगा समझाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को हम क्या हुए, समझ गए, ठीक। इसको समझना है कि पॉलीगॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे कि बेटा पॉलीगॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सामने वाले से पूछोगे कि सर जी किस बेस पे, एंगल्स के बेस पे बताएं या कि साइड्स के बेस पे बताएं, तब सामने वाला कहेगा वाह वाह बहुत ही तो झनकार है जी। अच्छा, तो बोलेगा कि चलो ठीक है, बताओ एंगल्स के बेस पर बताओ। तो एंगल्स के बेस पे बता देना, इसको बोल देना कनकेव पॉलीगॉन और कन्वेक्स पॉलीगॉन। कनकेव पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। ये तो समझ चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो कनकेव पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। कनकेव पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसके इंटीरियर, ऐसे पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल्स का सिर्फ एक एंगल 180 डिग्री से मोर हो, अधिक हो। मतलब फिर से सुनो कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके आंतरिक कोणों में से एक कोण, जिसके अंदर के कोणों में से एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, बाकी उससे सब लोग 180 डिग्री से कम हो। तो इस प्रकार का पॉलीगॉन अगर हमें दिख जाता है तो उसको हम क्या कह देंगे, कनकेव पॉलीगॉन। जैसे मान लो ऐसे है ना, ऐसे फिगर दिया है, देखो, तो ये क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक है। 1 2 3 4 चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। तो ये भी एक एंगल है, एंगल ए भी है, एक एंगल ए भी है और एक एंगल ए भी है। तो ये एंगल कैसे है, जैसे इसको हम सीधा आगे तक बढ़ाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा ना। लेकिन ये चीज यहाँ ऐसे आ गया है, तो सीधी सी बात 180 से अधिक बढ़ गया है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए एंगल 180 डिग्री से अधिक है, बाकी तो सब देख नहीं रहे हो, 180 डिग्री सब छोटा ही छोटा है, ये 180 डिग्री से अधिक है। तो यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसके इंटरनल जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स में से सिर्फ एक एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से मोर होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगॉन। क्लियर, समझ में आ गया ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है कन्वेक्स। क्या होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, ये कन्वेक्स पॉलीगॉन ध्यान दो। कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कम हो, बस उसी का उल्टा। मतलब कोई भी एंगल्स 180 डिग्री से अधिक ना हो। जैसे मान लो कि पॉलीगॉन हो गया, ठीक है, ये भी एक क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया। तो ये जो भी अंदर के एंगल्स हैं, इनका वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, 180 डिग्री से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए सबका। तो अगर इस प्रकार का पॉलीगॉन है
तो समझ जाना कि ये क्या हो गया, ये कन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है ना, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, दिमाग में बैठा लो, उसके बाद याद हो जाएगा। अब उसके बाद अब बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं के आधार पर पॉलीगॉन्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक रेगुलर पॉलीगॉन्स होता है और एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, जैसे रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, दिमाग में बैठाओ, ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। अब चाहे वो पॉलीगॉन 3 साइड से बनाया गया हो, चाहे 4 साइड से बनाया गया हो, चाहे 5 साइड से बनाया गया हो, चाहे 6 साइड से बनाया गया हो, चाहे 7 साइड से बनाया गया हो, चाहे 8, 9, 10, 11, 12 कितने ही साइड से बनाया गया हो, कितना ही भुजाओं से बनाया गया हो, लेकिन उनका सारे साइड्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वो सारे साइड्स आपस में बराबर हैं तो उसको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। याद हुआ ना, ठीक। इरेगुलर पॉलीगॉन इसी का उल्टा है, ऐसा पॉलीगॉन जिसका सभी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होता है, वो क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगॉन होता है। इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज ही नहीं है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे कोई हो गया, इस तरह से कोई हो गया पॉलीगॉन, अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, 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 सारे साइड्स बराबर हुए ना आपस में, तो इसको कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। और सारे साइड्स आपस में बराबर ना हो तो इरेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर, बस। अब आगे देखते हैं, ये चीज थोड़ा सा जान जाए। जब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है तो भी एक पॉलीगॉन तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है कि अरे भाई, जब एक बाप के 10 औलाद हो तो सब बाप के नाम से ही नहीं जानेंगे, मतलब उनका भी पहचानने के लिए अलग अलग नाम रखा जाएगा ना, तो वह कहने का मतलब है सबका बाप पॉलीगॉन अगर है, 3 पॉलीगॉन, अगर ऐसा कोई पॉलीगॉन 3 साइड से बना होता है तो उसको ट्रायंगल कहते हैं, पहले से जानते हो। अब ट्रायंगल भी अपने आप में कई प्रकार का होता है, तो छोड़ो, अभी जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो जान जाओगे। बस ये जानो, ट्रायंगल यानी 3 साइड से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है। तो यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स हो, उसका एक अलग से स्पेशल नाम क्या बन जाता है, वो पॉलीगॉन तो होता ही है लेकिन ट्रायंगल कहलाता है। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो, कितने साइड्स हो, 4 साइड्स हो, 1 2 3 4 साइड्स है कि नहीं है, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब क्वाड्रिलेटरल भी अपने आप में कई प्रकार के होते हैं, तो अब क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। बस जानो कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो, चाहे जिस भी तरीके से हो 4 साइड्स हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि मतलब इंटरसेक्ट करते हुए हो, मतलब ये ध्यान रखना है, इंटरसेक्ट कर देगा तब तो पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हो, चाहे छोटा बड़ा कैसे भी हो, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। पेंटागन में क्या होता है, 5 साइड्स होते हैं, याद रखो। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब यूज है, अभी चैप्टर में सब यूज है, सारे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, इस पर काम करने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इन सारे वर्ड्स को मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, बता देना चाहूंगा। तो पेंटागन माने इसमें 5 साइड्स होते हैं, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड्स मिलेंगे। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन मतलब ये होता है इसमें 6 साइड्स मिलेंगे। हेप्टागन क्या होता है, हेप्टागन का मतलब होता है इसमें 7 साइड्स मिलेंगे। और ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, 8 साइड्स मिलेंगे। ऑक्टागन माने इसमें 8 साइड्स मिलेंगे। नोनागन क्या होता है, नोनागन का मतलब उसमें 9 साइड्स मिलेंगे। और डेकागन का मतलब होता है 10 साइड्स। डेकागन का मतलब क्या होता है, इसमें 10 साइड्स मिलेंगे, समझ में ना। जो 10 साइड से बनी हुई पॉलीगॉन होगी उसको डेकागन कहते हैं। तो डेकागन का मतलब तुरंत समझ जाना कि इसमें 10 साइड्स है। नोनागन का मतलब तुरंत समझ जाना कि 9 साइड्स है। ऑक्टागन का मतलब तुरंत समझ जाना 8 साइड्स है। हेप्टागन का मतलब 7 साइड्स है। हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स है। पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड समझ लेना। ट्रायंगल का मतलब 3 साइड समझ लेना। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब ये चीजें जो इसकी मूल बेसिक बातें थी ये जान गए। अब पॉलीगॉन्स के क्वेश्चंस को हम फार्मूले के बेस पे सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूले क्या होते हैं अब उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक।
अब हम इस पॉलीगॉन्स में जो फार्मूलाज है, जो फार्मूले हैं, उनको एक बार याद कर लेते हैं। इन्हीं फार्मूले के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी फार्मूलाज हैं इसमें, उन सभी को क्या करते हैं, हम एक बार पढ़ के समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, तब जाकर के क्वेश्चन लगाने में फटाफट क्वेश्चन जब भी पढ़ते समय तुरंत याद आना चाहिए दिमाग में, हाँ यहाँ ये फार्मूला लगेगा, हाँ यहाँ ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसलिए फार्मूला सबसे पहले कंठस्थ कर लेना चाहिए। अब देखो पहला फार्मूला इसमें क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स यानी कि कोई पॉलीगॉन हो, ठीक है, उस पॉलीगॉन के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स का सम यानी योग, जोड़ कितना होगा, क्या कितना होगा। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे तो फटाक से हमको पता चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे? इसमें यन जो होता है, यन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। यहाँ यन का मतलब क्या हुआ, भुजाओं की संख्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये मान लो कोई है, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, तो इसकी भुजाओं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 भुजाएं हैं, यानी कि इसको हेक्सागन कहेंगे। 6 भुजा है, तो इन 6 भुजाओं के अंदर के जो एंगल्स हैं, 6 भुजाओं के अंदर के जो एंगल्स हैं, प्रत्येक एंगल्स, क्या प्रत्येक एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। यदि ये रेगुलर है तो ये भी ध्यान रखना है, क्या यदि ये रेगुलर है तो रेगुलर भी होना चाहिए। रेगुलर का मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, देखो कि कोई पॉलीगॉन दे दे और पूछे कि इसके अंदर के सभी एंगल्स का सम, जोड़, योग क्या होगा, तो हम उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2n-4 × 90, या ये फार्मूला हम इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, n-2 × 180, ठीक है। कोई पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन के सभी, उसके अंदर के सभी, कोई पॉलीगॉन है, उस अंदर के सभी कोणों का सम, जोड़ क्या होगा, उस अंदर के जितने भी मतलब इंटीरियर एंगल हैं उनको सबको आपस में जोड़ दें तो कुल मिला कितना होगा। तो उसका फार्मूला ये होता है n-2 × 180, 2n-4 × 90। ये इसको याद कर लेना। ईच इंटीरियर एंगल, क्या ईच इंटीरियर एंगल। अब वही चीज का है कि एक एक कोणों का वैल्यू क्या होगा, ये तो सब मिला करके हुआ ये फार्मूला, लेकिन एक एक एंगल का वैल्यू क्या होगा तो वही लिखकर /2 कर देंगे। ये ध्यान रहना चाहिए, ये रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन सबकी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो ये फार्मूला हमें याद कर लेना, /n कर देना है, वही फार्मूला है उसे /n कर देना है, ठीक है। अब कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब कोई भी पॉलीगॉन चाहे कितना हो, भुजाओं का पॉलीगॉन, उसके सभी बाहरी एंगल्स का माप 360 ही होता है। जैसे अगर हम इस साइड से पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, ऐसे, तो यानी कि ए बाहरी इसका एंगल हो गया, ए इसका बाहरी एंगल हो गया, ये 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 इसका बाहरी एंगल हो गया। इन सब का वैल्यू क्या होगा, हम जब ऐड करेंगे तो 360 डिग्री ही होगा। क्लियर, समझ में आया ना? तो ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये हो गया, ये सबका जोड़, इन सभी एंगल्स का वैल्यू 360 ही होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाहरी कोणों का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी जो एक का होगा वही सबका होगा। लेकिन किस कंडीशन में, ये रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब आपस में सबकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसके लिए है, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, 360 में n से हम डिवाइड कर दें। n का मतलब मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कहते हैं। बात समझ आया ना? n से उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब आता है
ठीक, ये बात समझ में आ गई ना? इन सब का मतलब तो समझ में आ गया। ये फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स किसे कहते हैं? इसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं। डायगोनल्स का मतलब ये होता है जब आमने सामने के वर्टिसाइजेस को हम क्या करते हैं, वर्टेक्स को वर्टिसाइजेस को मिलाते हैं। जैसे ये मान लो ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये तो ये जो नोक बनता है इसका क्या नाम होता है? वर्टेक्स होता है। सब मिला के वर्टिसाइजेस कहलाते हैं। तो डायगोनल क्या होता है? जो आमने सामने के होते हैं, क्या होते हैं? आमने सामने के जो वर्टिसाइजेस होते हैं, जब उनको मिला देते हैं तो डायगोनल कहलाता है। जैसे ये और ये देखें तो एक आमने सामने ही है, ऐसे हो जाएगा। ये और ये आमने सामने है, ये और ये आमने सामने है, मतलब ए और ए भी आमने सामने है कि नहीं है? ठीक है, ये भी आमने सामने है। ठीक, आमने सामने होना चाहिए, मतलब आमने सामने इनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? आमने सामने होनी चाहिए। तो ये क्या है? डायगोनल है। ऐसे ही बहुत सारा ऐसे हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सब डायगोनल्स होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं। तो ये डायगोनल्स होते हैं तो आमने सामने मिला, डायगोनल्स नहीं, सॉरी वर्टेक्स कहलाते हैं। सब क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स। तो ये जब आमने सामने के वर्टेक्स को मिला देते हैं तो ये लाइन डायगोनल कहलाने लगता है। ये लाइन डायगोनल कहलाने लगा। आमने सामने ये भी बन जा रहा है, ये भी आमने सामने बन जा रहा है, ये भी आमने सामने हो जा रहा है, सब ये भी आमने सामने हो जा रहा है। ठीक है, ये भी आमने सामने हो जा रहा है। आमने सामने होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। मतलब ये है कि कितने डायगोनल बनेंगे। अगर कोई पॉलीगॉन दे दे और कहते कि इसमें कितना डायगोनल बन जाएगा, तो या तो बना बना के हम गिनेंगे। उससे अच्छा है कि इस फार्मूले को हम लगा दें, n ब्रैकेट में n-3/2 कर देंगे। बात समझ में आया ना? तो जब 2 कर देंगे तो हम सॉल्व कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने डायगोनल्स होंगे। तो मतलब ये है कि n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। वो पहले ही बता देगा कि इतने साइड्स का एक क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल कहाँ हुई? पॉलीगॉन है ना, सॉरी। ठीक है, रात ढेर हो चुकी है ना, नींद टाइप का लग रहा है, इसलिए गड़बड़ा जा रहा है। तो पॉलीगॉन्स, ऐसा पॉलीगॉन्स जिसमें डायगोनल्स पूछ दे। क्या पूछ दे? डायगोनल्स पूछ दे। तो डायगोनल जब पूछ दे कितनी डायगोनल्स इसमें होगा, तो या तो बना बना के गिनेंगे, बना के गिनने से अच्छा है फटाक दे फार्मूला हम लगा दें। इसमें n किसको कहते हैं? भुजाओं की संख्या ही n कहलाता है। ठीक है, n की जगह पर भुजाओं की संख्या को गिन लेना, फिर वही उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कितने डायगोनल्स हैं। ये फार्मूला याद रखना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला 2n-4 × 100, यानी सभी आंतरिक कोणों का समयोग। कब? जब रेगुलर पॉलीगॉन हो तब। ठीक, सभी भुजाएं आपस में बराबर, वही रेगुलर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में सभी आंतरिक भुजाओं का सम क्या होगा? ये होगा। या तो इसको इस रूप में याद करो या तो इस रूप में याद करो। प्रत्येक आंतरिक कोणों का वैल्यू, मतलब सभी अंदर के एक एक कोणों का वैल्यू क्या होगा? ये होगा या यही होगा। अपन n कर देंगे। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। फिर से याद दिला दे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया, पॉलीगॉन दिया हो, कोई भी पॉलीगॉन दिया हो, तो उसके सभी बाहरी एंगल्स को ऐड जब करते हैं 360 ही होता है, चाहे कितना हो साइड्स का वो पॉलीगॉन हो। ईच एक्सटीरियर एंगल, अब सभी बाहरी, प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक एक बाहरी एंगल्स का वैल्यू क्या होगा? माप क्या होगा? हम इस 360 को n से डिवाइड कर देंगे। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स। और नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी पॉलिनोमियल में कितने डायगोनल्स बनाए जा सकते हैं वो यहाँ पर दिया है। और याद रखना, ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं बन सकता है। पुट करके यहाँ पर देख लेना, यहाँ n का वैल्यू 3 है ना, पुट करके देख लेना 0 आएगा। 0 का मतलब एक भी डायगोनल नहीं होगा।
बात समझ में आया ना? इन सब चीज़ों को दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट लग जाएगा।